तो आप लोग अपना थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, ठीक है, गधे प्रो मैक्स वाला दिमाग लगाएंगे और आप लोगों को याद आएगा सर लो प्रेशर का मतलब होता है हाई वॉल्यूम A बाय वी स्क्वायर। ये बात हम जानते हैं कि लो प्रेशर पे P की वैल्यू बहुत छोटी है, इसके रेस्पेक्ट में A बाय वी स्क्वायर को आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। और ये क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है PYQs में कि विच ग्राफ इज करेक्ट और विच ग्राफ इज इनकरेक्ट। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होता है, वही आपको देखना होगा। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि PV इक्वल्स टू अगर RT लिखा हुआ है 1 मोल के लिए, यानी जब Z की वैल्यू 1 होती है तो आप कहोगे सर वो होती है 4 आइडियल गैस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रफ्तार बैच के अंदर गैस स्टेट के लेक्चर नंबर 7 में। और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिटिकल कांस्टेंट और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में। लेकिन इस लेक्चर को मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूं वहां से जहां पर मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। क्या है जरा देखिए। आप लोगों को याद होगा मेरे शेरों कि मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, इफ Z इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैन डर वाल इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी रिटन एज। जरा देखिए, समझिएगा मेरी बात। आप लोगों को एक बात याद होगी भाई, आप लोगों को एक बात याद होगी, और वो क्या होगी जरा देखिए कि सर अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल इक्वेशन हमने तो ये बात पढ़ी थी सर कि P प्लस के AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर और V माइनस के NB और बराबर होता है NRT। जरा देखिए, जितने भी एक्सप्रेशन हैं ये सारे के सारे आपने देखा होगा कि कहीं पर भी N नहीं है। N नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि भाई उन्होंने गैस के जो है 1 मोल मान लिए होंगे। तो आप क्या समझेंगे जरा समझिए। इफ मोल इक्वल्स टू 1 तो इक्वेशन क्या बनेगी, P प्लस के A बाय वी स्क्वायर और हम लिखेंगे V माइनस के B बराबर RT। अब जरा देखिए, यह है आपके पास 1 मोल के लिए वैन डर वाल इक्वेशन। अब आगे क्या करोगे आप लोग, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है अगर कभी भी आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में दे रखा हो तो आप लोग अपना थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, ठीक है, गधे प्रो मैक्स वाला दिमाग लगाएंगे और आप लोगों को याद आएगा सर लो प्रेशर का मतलब होता है हाई वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे यहां पर, एट लो प्रेशर, ऐसा उसने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एट लो प्रेशर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम आपके पास हाई है। और आप लोग ये बात जानते हैं जब इस V की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो इसके रेस्पेक्ट में B बहुत छोटा होगा भाई। तो हमने एक चीज देखी मेरे शेरों, एक मिनट रुकिए, हाँ, कि सर V जो है ये बड़ा है B से, इसीलिए क्या हम B को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं? हाँ, वही मानना है। आप लोग क्या करोगे, P प्लस के A बाय वी स्क्वायर, ये बात हम जानते हैं कि लो प्रेशर पे P की वैल्यू बहुत छोटी है, इसके रेस्पेक्ट में A बाय वी स्क्वायर को आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। और यहां पर लिखोगे आप V बराबर RT। आप लोगों को याद होगा मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाता था और यहां पर PV प्लस के A बाय वी ऐसे लिखा आएगा और बराबर RT। और जब इस स्टेट में इक्वेशन चली जाती थी तो मैं आप लोगों को कहता था कि इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे बेटा जी, RT से डिवाइड कर देते थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को अगर मैं RT से डिवाइड करता हूं तो बराबर आएगा PV बाय RT प्लस A बाय RTV और बराबर RT बाय RT। आप लोग जानते हैं कि PV बाय RT जो है वो Z के बराबर होता है ना, और RT से RT कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, और ये वैल्यू जब इधर आएगी तो एक तरीके से मेरे पास आएगा Z इक्वल्स टू 1 माइनस के A बाय RTV। तो करेक्ट आंसर जो होगा मेरे शेरों वो कुछ ऐसा होगा कि Z इक्वल्स टू 1 माइनस के A माइनस के RTV। अब जरा देखते हैं भाई ये कहां दे रखा है, RV और T कहां पर नीचे दे रखा है 1 माइनस। तो आप देखोगे सर B4 बाहुबली वाले ऑप्शन में ये दे रखा है, तो आप इसी को टिक कर दीजिएगा और करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये आंसर करेक्ट आया होगा, ऐसा मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। आगे मैं आप लोगों को एक और कहानी सिखाना चाहता हूं। वो कहानी क्या है जरा देखिए, अगर आपको याद हो तो। आपको याद होगा यार कि एक टाइम पर कुछ PYQs में, चाहे वो एडवांस का हो और चाहे आपके पास
जेई मेंस का हो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि यहां पर लिखा होता है प्रेशर, यहां पर लिखा होता है वॉल्यूम, और भाई ऐसे एक ग्राफ आता है। इनमें से एक ग्राफ होता है रियल गैस का और एक होता है आइडियल गैस का। एक क्या होता है रियल गैस का और दूसरा होता है आइडियल गैस का, बट हमें पता नहीं होता कि कौन सा गैस का जो है कौन सा ग्राफ होगा। और ये क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है पीवाईक्यूज में कि विच ग्राफ इज करेक्ट और विच ग्राफ इज इनकरेक्ट। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होता है, वही आपको देखना होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूंगा इस ग्राफ को समझाने के लिए। जो भी ये आपने इस टाइप का ग्राफ पढ़ा होगा कि P वर्सेस V के बीच में इस टाइप का जो ग्राफ आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जरा देखिए कैसे है बेटा। सबसे पहले वी नो दैट, हम एक बात तो जानते ही हैं, ठीक है भाई, वी नो दैट क्या PV इक्वल्स टू Z RT होता है एक मोल के लिए। मैंने यहां पर ZN RT होता है, लेकिन N मैंने मान लीजिएगा कि मैंने N मान लो एक मोल माना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे कि Z इक्वल्स टू Z RT है। और ये वाली इक्वेशन किसके लिए यूज होती है बेटा जी, ध्यान से रखिएगा, ये वाली इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है। तो हम कहेंगे सर ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल होती है फॉर रियल गैस। ये बात सही है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि PV इक्वल्स टू अगर RT लिखा हुआ है एक मोल के लिए, यानी जब Z की वैल्यू 1 होती है तो आप कहोगे सर वो होती है फॉर आइडियल गैस। बस इतनी सी बात होगी, फॉर आइडियल गैस। ये आपको थोड़ा सा रिलेशन समझना होगा आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए वो इक्वेशन क्या होती है। अब जरा देखो बेटा, यहां पर मैंने क्या काम करा, इस इक्वेशन से मैं ऐसे लिख रहा हूं कि Z जो है वो बराबर हो जाएगा PV बाय RT के बराबर, है ना, PV बाय RT के बराबर। लेकिन यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो रियल गैस का होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन रियल गैस के लिए थी। और यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास आइडियल के लिए होगा, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो RT है ये PVI के बराबर होता है। तो हम यहां पर कहेंगे चूंकि PVI बराबर RT, ऐसा सर आपने ही लिखवाया है आइडियल गैस के लिए, PV इक्वल्स टू NRT या RT। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं Z बराबर P एज इट इज वॉल्यूम फॉर रियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम फॉर रियल गैस डिवाइड बाय P वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब जरा देखिए, जब मैं कभी भी प्रेशर से प्रेशर कैंसिल आउट करूंगा तो क्या Z की जो वैल्यू आएगी P रियल अपॉन में P आइडियल आएगी। बोलिए, आप सोच कर देखिए आएगी कि नहीं आएगी। आप कहोगे सर ये अभी हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का, ठीक है, पढ़ना भी चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक और कहानी बताना चाहता हूं, अगर आपको समझ में आए तो जरा देखिए। आपको मैंने एक ग्राफ पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने ग्राफ पढ़ाया था Z वर्सेस P के बीच में, और ऐसे लिखवाया था कि Z इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है आइडियल बिहेवियर, करवाया था ऐसे। तो आप जरा क्या करोगे, यहां पर ये हो जाएगा आइडियल बिहेवियर। और एक ग्राफ मैंने ऐसे बनवाया था, ऐसे, राइट। और मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी, स्टार्टिंग में जब प्रेशर लो रहता है, प्रेशर टेंड्स टू लो, यानी उधर से जब आप इधर की तरफ आते हो, तो जरा देखो बेटा जी, ये ग्राफ नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। और मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि जब कभी भी Z की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, कम होगी। Z की वैल्यू कम कब होती है, लो प्रेशर पे। तो हम कहेंगे यार सर आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था, और वांडरवाल इक्वेशन से भी हमें एक बात पता लगी थी कि एट लो प्रेशर Z की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, चाहे तो आप ऐसे मान लीजिएगा, या फिर आप लोगों को याद होगा Z इक्वल्स टू 1 माइनस के A RTV, इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि Z की वैल्यू 1 से छोटी है। अगर बेटा जी Z की वैल्यू 1 से छोटी रही लो प्रेशर पे, तो आप मुझे बताइए इस फॉर्मूले से, अब समझना यहां से समझना बेटा जी, यहां से, ठीक है भाई। इफ Z इज स्मॉलर देन 1, तो क्या हमें यह बात पता लग जाएगी कि भाई वॉल्यूम ऑफ, देखो इस वाले फॉर्मूले से Z बराबर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, ये कंडीशन अगर होती है तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो होगी
वो छोटी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ आइडियल से, वॉल्यूम ऑफ आइडियल से। ये बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, अगर मैं यहां पर कहूं एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, तो आप जानते होंगे ये वाला ग्राफ भी एक बात बताता है कि जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। देख लो ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और आप लोग ये भी जानते हो कि जेड की एक वैल्यू ये भी आती है, जेड बराबर 1 प्लस के पीबी बाय आर टी। ठीक है भाई, तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। और चूंकि हम ये बात जानते हैं, चूंकि हम ये बात जानते हैं कि जेड जो है 1 से ज्यादा है और जेड की वैल्यू एक इसके भी बराबर होती है बेटा, किसके? जेड की वैल्यू सर पी रियल अपॉन में पी आइडियल भी होती है। अगर ये कंडीशन ऐसी हुई कि जेड ग्रेटर देन 1 हुआ, समझिएगा, जेड अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीधी सी बात है, हमें यह बात समझ में आ गई कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस भी ज्यादा होगी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। मेरे हिसाब से आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए। छोटा सा मैथमेटिक्स मैंने यहां पर यूज करा है, छोटा सा मैथमेटिक्स मैंने यूज करा है। जरा देखिए, आप मेरे को बताना, यहां पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, समझिएगा, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, ठीक है, एक तरफ मैंने लिखा प्रेशर और एक तरफ मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम। एक तरफ मैंने क्या लिखा? प्रेशर, एक तरफ मैंने लिखा वॉल्यूम। याद करिए, एक जमाने की बात थी कि पी और वी के बीच में बॉयल्स बाबा कहते थे कि जो ग्राफ आएगा वो हाइपरबोला आएगा। कैसा आएगा जी? हाइपरबोला। अब जरा देखिए, आईआईटी में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, हाइपरबोला। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि कौन सा गैस रियल गैस का है, कौन सा ग्राफ रियल गैस का है, या फिर कौन सा आइडियल गैस का होगा। तो जरा देखिए, आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर इस प्रेशर को यहां पर कांस्टेंट मान लूं, ठीक है जी, मैंने क्या काम करा, यहां पर इस प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया, तो यह है लो प्रेशर। यह क्या होगा? लो प्रेशर। और ये कहीं ना कहीं, एक मिनट रुकते हैं, हम इस वाले को ले लेते हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, ऐसे ऐसे लो प्रेशर पे मैंने कहीं ना कहीं ऐसे लाइन डाल दी। एक तो डाली लो प्रेशर पे और दूसरा मैंने डाली है एक ये हाई प्रेशर पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। तो जरा देखिए बेटा जी, यहां पर मैंने बोला हाई प्रेशर और ये रीजन क्या हो जाएगा नीचे की तरफ? लो प्रेशर। देखो, आप लोग ये बात समझिएगा, आप लोग ये बात समझने की कोशिश करिएगा मेरे शेरों, कि जब ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो क्या कहीं ना कहीं यहां पर एक वॉल्यूम आ रही होगी और क्या यहां पर भी एक वॉल्यूम आ रही होगी? बोलो। और सेम टू सेम जब हाई प्रेशर की बात करेंगे, जब हम हाई प्रेशर की बात करेंगे तो एक वॉल्यूम कहीं ना कहीं ये आ रही होगी भाई, ठीक है, एक वॉल्यूम ये आ रही होगी और एक वॉल्यूम कहीं ना कहीं ये भी आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वाली वॉल्यूम तो हमें दिख गई। ठीक है, अब जरा देखो भाई, अब जरा देखो बेटा ध्यान से प्लीज। क्या मैंने कहा है कि लो प्रेशर पे, ध्यान से समझना, लो प्रेशर पे आइडियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा होगी और रियल गैस की वॉल्यूम कम होगी। कब? लो प्रेशर पे। आप मुझे बताओ, लो प्रेशर पे ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आए, ये वाले पॉइंट, ये वाला और ये वाला, तो लो प्रेशर पे क्या होता है? रियल गैस की वॉल्यूम कम होती है और आइडियल की क्या होती है? ज्यादा। तो ये जो ग्राफ होगा, क्या ये V रियल को रिप्रेजेंट, सॉरी V आइडियल को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला ग्राफ होगा V रियल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, आगे देखिए, आप लोग फिर से देखेंगे, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा होगी और बेटा जी आइडियल की क्या होगी? कम। यानी अगर हाई प्रेशर पे दो अलग अलग वॉल्यूम आती है तो ज्यादा किसकी हो जाएगी? इधर वाली, और ये किसकी हो जाएगी बेटा जी? रियल वाले की। रियल वाले की क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, रियल वाले क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और पहले वाले क्या लिखा था? आइडियल की ज्यादा होगी, सॉरी, पहले आइडियल की होगी और फिर हमारे पास रियल की होगी। तो जरा देखो बेटा, तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम आएगी यहां से लेकर यहां तक, क्या ये वी आर हो जाएगी रियल गैस की वॉल्यूम? और यहां पर जो होगी बेटा जी, क्या ये वी आइडियल की होगी?
अब जरा देखिए, ये जो ग्राफ है, ये येलो वाला ग्राफ, यहां पर भी क्या है, आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करता है। आगे जब जाओगे तो क्या बेटा जी, यहां पर जब ये इंटरसेक्ट हुआ, ये भी आइडियल को रिप्रेजेंट कर रहा है यार। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात, ये वाला ग्राफ रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लिखेंगे आप क्या बेटा जी, रियल गैस, और यहां पर लिखोगे आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस, और यहां पर लिखोगे आप क्या बेटा जी, आइडियल गैस, और यहां पर हो जाएगा ये रियल गैस। अब जरा देखिए बेटा, अब होता क्या है कि ये ग्राफ है करेक्ट वाला, जो मैंने आपको समझाया है, बनाना सिखाया है। आईआईटी के अंदर क्वेश्चन कैसा आया था एक बार पीवाईक्यू में, कि यहां पर दिया गया था आउट ऑफ विच इज करेक्ट ग्राफ, ऐसे पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको बना के दिया इस तरीके से कि एक तरफ लिखा होगा P, एक तरफ लिखा होगा V, और ऐसे बेटा जी पैराबोला मतलब हाइपरबोला बना, और ऐसे लिखा हुआ था वहां पर उस जमाने में कि ये होगा आइडियल के लिए, ऐसे दिया हुआ था ये कि ये आइडियल के लिए होगा, और ये होगा आपके पास रियल गैस के लिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा समझिएगा, एक और ग्राफ दिया था बेटा जी, जिसको उन्होंने कहा कि ये ग्राफ है मेरे पास B, इसमें सेम हाइपरबोला बनाए, और कहा गया कि ये था बेटा जी रियल गैस के लिए, और ये था मेरे पास आइडियल गैस के लिए। और फिर आप लोगों को मिला एक और ऑप्शन C वाला, और C ऑप्शन में क्या कहा गया, इधर P लिखा गया, इधर V लिखा गया। देखो ये P और V के बीच में बेटा जी ग्राफ, और ऑप्शन था ये C। यहां पर लिखा जाएगा रियल, और यहां पर लिखा जाएगा आइडियल गैस। और ऑप्शन नंबर डी जो था, ऑप्शन नंबर डी जो था, उसके अंदर क्या था भाई, कि एक तरफ लिखा जाएगा P और एक तरफ लिखा जाएगा V। बात ऐसी है, इस ग्राफ को मेरे पीछे, मतलब मैं जो उसको डिटेल में समझा रहा हूं, उसके पीछे सिर्फ एक ही राज है कि 4 नंबर की बात है, कटने नहीं देने हैं। यह सोचकर मैं आप लोगों को ये बात पढ़ा रहा हूं, नहीं तो निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना मैं ध्यान से पढ़ा रहा हूं उतना ही आपको पढ़ना भी है। और हो सकता है कि यह ग्राफ आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा हो, लेकिन वहां पर सिर्फ यह सिंपल ग्राफ दे रखा होगा, यह सिंपल ग्राफ दे रखा होगा बस। लेकिन कैसे बना, ऐसे इसने कट क्यों मारा, ऐसा क्या हुआ कि लो प्रेशर पे ऐसी वैल्यू आ रही है और बेटा हाई प्रेशर पे ऐसे आ रही है, ये सब कुछ यहां से एक्सप्लेन करा है हमने, यहां से कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर से। ठीक है, तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप लोग। और अगला जो ग्राफ आपके आएगा आपको बेवकूफ बनाने के लिए, वो मान लीजिएगा यहां पर आइडियल गैस होगी और यहां पर रियल होगी। तो दिए गए 4 ग्राफ में से कोई एक ही ग्राफ करेक्ट है, क्या है ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी जेईई मेंस में आया था, और यही क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में सिंगल करेक्ट टाइप वाले क्वेश्चंस में आया था बहुत पहले। आप चेक कर लेना पीवाईक्यूज में, जब आप 40 ईयर उठाओगे या कहीं से भी उठाओगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब बढ़ता हूं मैं आगे, क्योंकि लिक्विफिकेशन वाला पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और लिक्विफिकेशन वाले पार्ट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आएंगे एंड्रयूज, और उनका हमें ग्राफ समझना है। अगर हम उनका ग्राफ समझ में आ गया और हमें फील आ गई, तो यहां के बाद की बात बता रहा हूं मैं, यहां के बाद की बात बता रहा हूं, एक भी सिंगल क्वेश्चन में आप लोग एरर नहीं कर सकते, एक भी सिंगल क्वेश्चन में एरर नहीं कर सकते। कैसे, जरा देखिए। मान लीजिएगा कि आपके पास एक ग्राफ है जो आपको ड्रॉ करना है, आपका मन कर रहा है ग्राफ ड्रॉ करने का, उसी के ऊपर ध्यान देना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आप समझिएगा, ये जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये रियल गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अब आप समझना, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एक ग्राफ है। आप लोग जानते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज, और इधर से इधर जाने पर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज। अगर कभी मैं इस पॉइंट पर हूं, इस पॉइंट पर हूं, तो इसका मतलब प्रेशर क्या है, हाई, सॉरी वॉल्यूम क्या है, हाई, प्रेशर क्या है, लो। मानते हो ये बात? आप मुझे बताइए, क्या लो प्रेशर पे जब गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा
और पार्टिकल दूर दूर होंगे, क्या उनको लिक्विफाई करना आसान होगा? आप कहोगे नहीं सर, उनको लिक्विफाई करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि समझिएगा कि एक कंडीशन मैंने ऐसे बनाई, कि सर स्टार्टिंग में जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ थी तो हो सकता है सिलेंडर के अंदर जो गैस पार्टिकल होंगे वो बहुत दूर दूर हो और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लग रहा हो और वो लिक्विफाई भी नहीं हो रहे थे। ये कब होता है? एट लो प्रेशर। सपोज करिएगा मेरे बच्चों, एक बात और ध्यान, अगर मेरे पास यही सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के ऊपर जो मेरे पास पिस्टन होगी, इस पिस्टन को मैं दबा देता हूं। कैसे दबाता हूं जरा समझिएगा। देखिए, इस पिस्टन को मैंने चढ़ के क्या कर दिया भाई? ऐसे दबा दिया, और जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगी, यानी मैं ऊपर से इस पर क्या लगाऊंगा? फोर्स। आप मुझे बताइए, एक कांस्टेंट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं इस पर प्रेशर जो हो जाएगा वो ज्यादा लगेगा और पिस्टन नीचे आ जाएगी। देखो, पहले ये कहीं पर यहां पर थी, अब ये यहां पर आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एट हाई प्रेशर। ये बात ध्यान रखनी है बेटा। अब जरा देखो, जब आप इसको देखोगे तो आपको ये बात पता लगेगी सर गैस के पार्टिकल कहीं ना कहीं पास पास आ गए हैं, और जो पार्टिकल पहले दूर दूर थे, जिनको लिक्विफाई करना मुश्किल था, अब हो सकता है कि उनको हम लिक्विफाई करना स्टार्ट कर दें। तो जरा देखिए, जब मैं उधर से इधर बढ़ूंगा ऊपर की तरफ, ऊपर जाने का मतलब है प्रेशर का इंक्रीज होना, और वापस आने का मतलब है वॉल्यूम का कम होना। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर मैं बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम तो कम होगा ही होगा। तो जरा देखिए, एक सर्टेन टाइम तक ऐसे, यहां तक एक पॉइंट से एक पॉइंट तक पैराबोला आएगा, इस टाइप से पैराबोला आएगा, और आप ये समझ जाएंगे कि जिस तरह से आप वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। पर एक सर्टेन कंडीशन आएगी रियल गैस के केस में कि अब जो है पार्टिकल इतना पास आ चुके हैं कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो चुका है और गैस का लिक्विफिकेशन भी स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो जब आपके पास लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट होता है ना, उस कंडीशन में प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहता है उस कंडीशन में जी? कांस्टेंट। और मान लीजिएगा यहां तक आते आते जब सारी की सारी गैस लिक्विफाई हो गई होगी, वो बिल्कुल लिक्विड बन गया होगा, तो आप मुझे एक बात बताइए यार, आप मुझे एक बात बताइएगा, सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है या एक बाल्टी है, अगर आप उसके अंदर ऐसे गैस को लिक्विफाई करके लिक्विड बना चुके हो, क्या कर चुके हो जी? लिक्विड बना चुके हो, और जब ये लिक्विड इसके अंदर भरा जा चुका है, ठीक है, आप कभी कोशिश करके देखना, एक बाल्टी में पानी भर के देखना, पानी भरने के बाद उस पर ऐसी प्लेट रख देना जो प्लेट उसके साथ ऊपर नीचे हो सके, और आज जबरदस्ती ऊपर से कूदना, ऐसे करना, ठीक है। ये प्लेट मतलब क्या होगा कि ये प्लेट जब एक जगह पर जाकर रुक जाएगी ना, या पिस्टन जाकर एक जगह रुक जाएगी, जब मैक्सिमम पानी पर टच करेगी, फिर आप कितना भी प्रेशर लगा लेना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में कोई खास चेंज नहीं आएगा। समझ रहा है मेरी बात क्या कर रहा हूं मैं? कि जब मान लीजिए गैस लिक्विफाई हो चुकी थी, ठीक है, और ये जो पिस्टन है ये इसको टच कर चुकी थी, अब आप इस पर कितना भी प्रेशर लगाए, वॉल्यूम जो है वो और डिक्रीज नहीं हो पाएगी, और होगी भी तो बहुत मिनिमम होगी। तो यहां के बाद जो ग्राफ आएगा, आप प्रेशर को कितना भी बढ़ाते जाइए लेकिन वॉल्यूम में कोई खास चेंज तो नहीं आने वाला। तो आपने इस तरह से ग्राफ बनाया, ठीक है जी, और इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, इस पॉइंट को मैंने कहा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कोई आप लोगों से कहे ग्राफ देने के बाद कि ए और बी में उस गैस की कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है, तो आप कहोगे सर वो सिर्फ गैसियस स्टेट में थी, और जब बी और सी की बात करेंगे तो यहां पर गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं और उनके बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। और जब आपके पास सी पॉइंट पर सारा लिक्विड बन जाएगा, उसके बाद
ये सब क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। और ये पूरी की पूरी कंडीशन, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे होते हैं हम। जिस लैब में कर रहे होते हैं उस दिन कोई टेम्परेचर होगा और वो हमने फिक्स मान लिया भाई, ठीक है। अब जरा देखिए, मान लीजिए कि ये T1 टेम्परेचर पे ग्राफ था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगले दिन फिर से एक्सपेरिमेंट करने गया, लेकिन अगले दिन गर्मी बहुत थी, यानी टेम्परेचर हाई था। सपोज करिए अगर मैं टेम्परेचर T2 करूंगा तो गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा या डिफिकल्ट? आप कहोगे सर अगर आप गर्म कर दोगे तो गैस के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उनको लिक्विफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। यानी मैं ये बात कहता हूं कि अगर T2 ज्यादा है T1 से तो ये जो A पॉइंट था ये थोड़ा यहां पर आएगा और उस गैस को लिक्विफाई करना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, और जहां पर ये लिक्विफाई होनी चाहिए थी वहां पर अब लिक्विफाई नहीं होगी, ठीक है। अब इसको और टाइम लगेगा, इसीलिए हम और इधर चले गए और वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी। फिर एक सर्टेन कंडीशन आएगी और उस सर्टेन कंडीशन पे फिर से गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट करेगी, और जब गैस लिक्विफाई करना स्टार्ट करेगी तो एक कंडीशन आएगी जब सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? कुछ समझाना चाह रहा हूं मैं। तो ये जो ग्राफ मेरे पास बना ये T2 पर बना और T2 क्या था, T1 से ज्यादा। आगे देखिए, मैं उससे एक दिन और आगे, उससे और एक दिन आगे चला गया और भी गर्मी बढ़ गई और टेम्परेचर बढ़ गया, यानी T3। और इस दिन गैस को लिक्विफाई करना और मुश्किल हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा बेटा जी, लिक्विफिकेशन करना मुश्किल हो गया, लेकिन जब हुआ तो थोड़ी देर के लिए हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ और फिर बंद हो गया, ठीक है। आप समझिएगा, एक टाइम ऐसा पॉइंट आएगा, ये कि ये जो ग्राफ होगा आपके पास, ये जो ग्राफ होगा ये जस्ट इसको टच करता हुआ ही जाएगा, ठीक है। ये जस्ट उसको टच करता ही होगा अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो। यहां पर मैंने T4 बढ़ाया और उसके बाद अगर मैं T5 टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, समझिएगा T5 मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस पॉइंट के बाद क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो गैस में लिक्विड की कोई एक आध बूंद भी बने? क्योंकि जरा देखो, अगले वाले ग्राफ में ये गैस है, यहां पर गैस और लिक्विड दोनों होंगे और यहां पर सिर्फ लिक्विड होगा। अगले में गैस और है, यहां पर गैस और लिक्विड दोनों है, यहां पर लिक्विड है। इस पॉइंट पर, सिर्फ इस पॉइंट पर गैस और लिक्विड हो सकते हैं, बट इसके बाद तो हमेशा वो ग्राफ सिर्फ गैस में ही रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी उस गैस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि मैंने कौन सा बताया, T4, इस टेम्परेचर के बाद आप चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, कितना भी उसको दबा लो, कितने भी पार्टिकल पास लेके आओ, आप उस कंडीशन में उस गैस को लिक्विफाई कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आई बात? तो जरा देखिए, यहां पर यह आपके पास ग्राफ आता है बेटा जी, इस टाइप का। P और V के बीच में जब आप इसको, इन पॉइंट्स को मिलाओगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को जब मिलाओगे, इन पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो आपको पता लगेगा कि एक ग्राफ आएगा, ठीक है, पहाड़ जैसा ग्राफ आएगा। और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि लो टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करना आसान है, हाई टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल होता चला जाएगा, और एक सर्टेन टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिएगा, यानी इधर से इधर जाने का मतलब क्या है, प्रेशर का इंक्रीज करना, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है, प्रेशर का इंक्रीज करना। आप इधर से कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिएगा, गैस को आप कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। और इसी टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसके रिगार्डिंग जो ये होता है प्रेशर, इसके रिगार्डिंग ये जो प्रेशर होगा, एक मिनट रुकिए भाई, इसके रिगार्डिंग ये जो प्रेशर होगा इसको हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर, और इसके रिगार्डिंग यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा उसको कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। जरा देखिए, ये हो गया क्रिटिकल प्रेशर, इसको हम डिनोट करेंगे पीसी से, ये हो जाएगा
क्रिटिकल वॉल्यूम। और इस पर जो टेम्परेचर है उसको आप क्या कहेंगे, टीसी यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बेसिकली लिक्विफिकेशन गैस या एंड्रयू आइसोथर्म इसको कहते हैं बेटा जी, एंड्रयूज आइसोथर्म। हमने इस ग्राफ को आइसोथर्म क्यों कहा, क्योंकि जितने भी आप ग्राफ बना रहे थे उस कंडीशन में टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट था, राइट। अब जरा देखिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्रिटिकल कांस्टेंट की डेफिनेशन आती है और क्या उनका फॉर्मूला बनता है। जरा देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को कहूं क्रिटिकल कांस्टेंट, सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात करूं, क्या होता होगा क्रिटिकल टेम्परेचर। भाई साहब वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर आप गैस को लिक्विफाई, जिसके ऊपर आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो गैस का, उसको आप क्या नहीं कर सकते, लिक्विफाई नहीं कर सकते। यानी वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी गैस को कितना भी प्रेशर बढ़ा लिया जाए उसको लिक्विफाई ना किया जा सकता हो, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जो मैंने आपको यहां दिखाया। डेफिनेशन याद रखिएगा क्योंकि डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना ये बात। क्या कहोगे, द टेम्परेचर अबव विच, यानी जिसके ऊपर, अबव विच द गैस कैन नॉट बी liquefied by increasing the pressure। आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिएगा, गैस लिक्विफाई होगी नहीं। by increasing the pressure is known as क्रिटिकल टेम्परेचर। ध्यान रखनी एक और बात, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टीसी। और देखो इसका जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, उसका जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए डेरिवेशन पे मत जाइएगा। लेकिन जब हम वांडरवाल इक्वेशन को आगे और सॉल्व करें, वांडरवाल इक्वेशन से आएगा ये, तो आप लोगों के पास एक फॉर्मूला आएगा TC बराबर 8A/27 RB, जहां पर R तो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, A और B आप जानते हैं वांडरवाल कांस्टेंट होता है बेटा जी। तो आप लोग ऐसे याद कर लेंगे इसको कि ये हो जाएगा हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, इसकी वैल्यू। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर वो मैं ही बताऊंगा, मेरे पे भरोसा रखो आप, ठीक है। आगे देखिए, जिस तरह से मैंने आप लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार अब मैं बात करूंगा क्रिटिकल प्रेशर की। क्रिटिकल प्रेशर की बात करता हूं बेटा मैं। आप जरा देखिए क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा। अगर मेरे पास प्रेशर कभी भी एक फिक्स पॉइंट से कम हुआ, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि आप लोग ये समझिएगा कि जब मैं किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो गैस के पार्टिकल क्या होंगे, पास पास आएंगे, हाँ या ना। यानी जब वो पास पास आएंगे और मान लो हमने टेम्परेचर भी कम कर दिया तो उनके बीच में और ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा उन गैस को लिक्विफाई करना उतना ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कई बार ऐसा सोचूं कि भाई मैंने तो प्रेशर बहुत ही कम घटाया है, मतलब प्रेशर जो है वो क्रिटिकल प्रेशर से बहुत कम है, उतना प्रेशर नहीं है कि गैस लिक्विफाई हो जाए। अब जब प्रेशर बहुत कम होगा, तो गैस के पार्टिकल अपने आप में क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, और आप चाहे टेम्परेचर कितना भी कम कर लो, उस कंडीशन में वो गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप कोई प्रेशर मिनिमम प्रेशर से कम लगाते हो, है ना भाई, मिनिमम प्रेशर से कम लगाते हो, तो उस कंडीशन में आप टेम्परेचर चाहे कितना भी कम कर लो,
आपका जो है गैस पास पास आएंगे ही नहीं और वो कभी लिक्विफाई होंगे नहीं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जरा देखिए बेटा, जरा देखिए क्या बनेगी। द मिनिमम प्रेशर, समझिएगा, द मिनिमम प्रेशर, आज थोड़ा सब्जेक्टिव जाएगा बेटा जी, क्योंकि आपको समझना ये चीजों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडल गैस तक सब समझ में आता है, जहां रियल गैस का नंबर आता है वहीं पर उनके हाथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है। द मिनिमम प्रेशर बिलो विच का मतलब है उससे नीचे, ठीक है, बिलो विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, द गैस cannot be liquefied by decreasing the temperature, by decreasing the temperature is known as क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है बेटा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीसी। जरा देखिए इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो फॉर्मूला होगा, जब आप वंडर वाल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पीसी बराबर आएगा ए बाय 27 आर बी स्क्वायर, ए बाय 27 आर बी स्क्वायर, ये आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को क्रिटिकल प्रेशर के बारे में बताया है, वैसे ही क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर कोई आप लोगों से कहे क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में, जरा देखिए बेटा जी, क्रिटिकल वॉल्यूम को आप वीसी से डिनोट करोगे और वो बराबर होगी 3b। ये जितने भी कांस्टेंट हैं क्रिटिकल कांस्टेंट, चाहे वो जिसकी भी बराबर आ रहे होंगे बेटा, ये क्या होगा कि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और वंडर वाल इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ऐसे निकाल लोगे, तब जाके आपके पास ये वैल्यू आएंगी। अभी के लिए आपको ये मानना है कि क्रिटिकल कांस्टेंट का फॉर्मूला ये है 8a27rb, और पीसी का होगा a बाय 27 आरबी स्क्वायर, और आपके पास वीसी का फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू 3b के बराबर, ठीक है। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जब आप ये क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में बात करोगे तो आप लोगों को ना एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है भाई। समझिएगा क्या होगा, आपके पास टास्क है एक, वो टास्क क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ compressibility factor Z, ठीक है भाई। क्या करेंगे, Z एट क्रिटिकल कंडीशन। अब जरा देखिए बेटा, ये टास्क आप लोगों को दे रहा हूं मैंने, वो क्या है टास्क, जरा देखिए। हम लोग जानते हैं कि Z बराबर होता है PV बाय RT, होता है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब हम क्रिटिकल कंडीशन की बात करेंगे तो P की जगह पर क्या आ जाएगा, PC, V की जगह पर क्या आएगा, VC, R रहेगा एज इट इज, और T की जगह पर आएगा TC। जब आप यहां पर PC की वैल्यू रखोगे तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, मेरे पास आएगा A बाय 27 RB स्क्वायर, और भाई VC की जगह पर क्या आएगा 3B। R एक नीचे ऑलरेडी है, ठीक है। और TC की जगह पर क्या रखोगे बेटा जी, आप TC की जगह पर रखोगे आप 8A बाय 27 RB। अच्छा एक और, हाँ सॉरी, इसमें एक काम करना है कि इसमें R नहीं होता, ठीक है, इसमें R नहीं होता।
27 बी स्क्वायर कर लेना इसको, ठीक है। और यहां पर भी 27 बी स्क्वायर ऐसे कर लेना। अब जरा देखो, बड़ा सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का, आप ध्यान से देखिएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना मेरे बच्चों, तो देखो ए से क्या होगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से 2b कैंसिल हो जाएंगे, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 27 से 27 कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा बेटा जी 3/8। तो ध्यान रखना है, क्रिटिकल कंडीशन में कांस्टेंट प्रेशर की, कांस्टेंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो 3/8 होगी। ये कांस्टेंट में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, यहां तक तो हुई एक बात। ऐसे क्या है, जैसे आप वॉन्डरवॉल इक्वेशन पढ़ते हो ना, वैसे ही एक वीरियल इक्वेशन होती है। जब आप आगे पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो वहां पर वीरियल इक्वेशन और जूल थॉमसन जो है एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पर भी दो अलग अलग टेम्परेचर आएंगे। तो समझिएगा, तो मैं आप लोगों को दो अलग अलग टेम्परेचर के नाम बताऊंगा, जिनका नाम होगा बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर, देखो बेटा, मैं माफी चाहता हूं कि यहां तक कि ये वाले पार्ट में हो सकता है कि आपको याद करने वाला पार्ट हो, पर क्योंकि आप लोग अभी छोटे हो, वो वाली इक्वेशन आपके लिए अभी काम की नहीं है, उन डेरिवेशन का भी तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। बस जो जो मैं बोल रहा हूं उसको एक बार डेफिनेशन को याद कर लेना, फिर डेफिनेशन को और फॉर्मूले को याद कर लेना, फिर आईआईटी का हो या जेईई मेंस का हो, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। जरा देखिए क्या है, इसको हम लगेंगे द टेम्परेचर at which real gas behaves as ideal gas। यानी इसका मतलब है ऐसा टेम्परेचर जब रियल गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो करने पड़े, क्योंकि जो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है वो तो अपने आप में ही आइडियल गैस होगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, बिहेव्स एज आइडियल गैस, तो मैं लिखूंगा इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टीबी। ध्यान रखना है, टीबी कह लीजिएगा, स्मॉल भी हो जाएगा, टीबी ऐसे। और एक और कंडीशन, जैसे मैंने ये आपको एक इक्वेशन समझाई है, ठीक है, वैसे ही एक और डेफिनेशन होगी, वो क्या होगी जरा देखिए। द टेम्परेचर एट विच सेकंड वीरियल कांस्टेंट। अब आप सोचोगे कि सर ये वीरियल कांस्टेंट क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीरियल इक्वेशन से आता है। जैसे वॉन्डरवॉल इक्वेशन होता है, ऐसे आप जब हायर क्लास में जाओगे तो वहां पर वीरियल इक्वेशन और डाइट्रीसी इक्वेशन भी आप पढ़ोगे। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि सिर्फ इतनी बात याद रख लेना, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो मैं बोल रहा हूं द टेम्परेचर एट विच सेकंड वीरियल कांस्टेंट या कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट कह लीजिएगा या कोफिशिएंट, इसको थोड़ा पतला कर ले भाई, becomes 0 is known as Boyle's temperature। Boyle's temperature, और रिप्रेजेंट तो हम टीबी से ही करेंगे, लेकिन जो इसका फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है टीबी बराबर A/27 RB। A/27 सॉरी A/RB, सिर्फ सॉरी A/RB, सिर्फ ये फॉर्मूला होगा इसका, A/RB। और यहां पर हमारे पास क्या आएगा जरा देखिए, ये भी उसी इक्वेशन को सॉल्व करके आता है, वीरियल वाली इक्वेशन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जैसे में आप लोग वीरियल इक्वेशन के बारे में या वीरियल कोफिशिएंट के बारे में सुनेंगे तो समझ आना कि बॉयल्स लॉ के बारे में बात कर रहा है, वो बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है।
ऐसे ही जब आप फर्दर क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर एक जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एक जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, अब उससे रिलेटेड एक और टेम्परेचर आएगा जिसका नाम होगा इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या होगा जी? इन्वर्जन टेम्परेचर। तो जरा देखिए, तो हम कहेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है सर, बताइए। अब इसका मतलब ये होगा, ये डेफिनेशन है इसकी, द टेम्परेचर at which Joule Thomson coefficient becomes zero is known as inversion टेम्परेचर। क्लियर है जी? बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताइए। अब जरा देखो, डेफिनेशन समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी आई से, और ये बराबर होता है 2a बाय आरबी के बराबर, 2a बाय आरबी के बराबर। अब जरा देखो बेटा जी, ये बात क्लियर है कि जब आप इसको याद कर लेंगे किसी भी तरीके से, ये डेफिनेशन याद हो ना हो, डेफिनेशन तो इसलिए जरूरी मैंने आपको बताई है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई डेफिनेशन तो पता होनी है ना कम से कम। अलग बात है कि हमें इक्वेशन नहीं पता, अलग बात है कि भाई हमने पढ़ा नहीं है वो, लेकिन ये 2-3 स्टेटमेंट मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आईआईटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग 4। तो मैंने देखो, जरा देखो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और बेटा जी ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ ये याद रख लो, खत्म बात। ठीक है, और क्रिटिकल कंडीशन में जेड इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, जेड इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इससे चाहे कुछ हो या ना हो, ये आपको निकालना है 3/8। आगे देखिए, बॉयज टेम्परेचर क्या है, मैंने आपको बताया कि जब कोई रियल गैस आइडल गैस की तरह बिहेव करती है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बॉयज टेम्परेचर कहलाता है, यानी बॉयज लॉ को फॉलो करती है वो। ठीक है, और या फिर ये जहां से भी आता है, मतलब ये वाली वैल्यू जब सोल्व होके आती है कहीं से भी, तो एक इक्वेशन होती है, जैसे वंडरवाल इक्वेशन है वैसे एक वीरियल इक्वेशन होती है, और उस वीरियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जब उसका सेकंड कोएफिशिएंट 0 हो जाता है तब हमारे पास ये वैल्यू आती है टीबी, टेम्परेचर बराबर A/RB। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं मैं। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है? जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट जब आप थर्मोडायनेमिक्स में कभी पढ़ोगे भविष्य में, वहां पर आपको इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में पता लगेगा और वो 2A/RB के बराबर होगा। अब आपके माइंड में कॉमन क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप इतनी देर से फालतू की चीजें पढ़ा रहे हो, क्या ये हमारे किसी काम की है? क्या ये हमारे किसी काम की है? बताइए। अगर हमारे किसी काम की नहीं हुई ना सर, तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, पक्का बता रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आपने बहुत परेशान कर दिया, बहुत फालतू पढ़ा दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, इधर देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। एक तो मैंने बोला कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट कर लेना, दूसरा क्या है, रिलेशन बिटवीन टीसी, टीबी एंड टीआई। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि यहां पर यह पूछा जाता है कि इनमें से घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। और आप चेक करो पीवाई को यार, लास्ट के 5 साल के भी आप उठा लोगे, वहां पर भी इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे, जरा देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो टीसी है क्या वो 8A/27RB के बराबर है। हम लोग जानते हैं जो टीबी है वो A/RB के बराबर है, और हम जानते हैं कि जो टीआई है
वो 2a/rb के बराबर है कि नहीं। इन फॉर्मूलों से ही हमें पता लग जाएगा, इन फॉर्मूलों से ही हमें पता लग जाएगा मेरे शेरों कि a/rb सब में कॉमन है। ये वैल्यू 8/27 है, यानी 1 से छोटी है। यहां पर हम क्या मान लेंगे कांस्टेंट कि भाई 1 होगा, और यहां पर कांस्टेंट क्या होगा 2, यानी ये 1 से छोटा, ये 1 ये 2। वैल्यू कैसे होगी बेटा जी कि टीसी जो होगा वो सबसे छोटा है, फिर हमारे पास टीबी होगा और सबसे बड़ा होगा टीआई। तो पहली चीज तो है ये, इनमें ये रिलेशन याद रखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर एक बार वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इनमें से ना आपको रेशियो निकालना है, इनका रेशियो। ठीक है भाई, तो जब आप क्या रेशियो की बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ टीसी, रेशियो टीबी, रेशियो टीआई। तो जरा देखिए, टीसी की जगह पर मैं लिखूंगा बेटा जी 8a/27 रेशियो, टीबी की जगह पर लिखूंगा बेटा जी मैं क्या a/rb, और यहां पर लिखूंगा 2a/rb। आप मुझे बताइए क्या a/rb इन सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा बेटा जी, हमारे पास बचेगा, यहां पर कर रहा हूं मैं, इधर देखो ध्यान से, हमारे पास क्या बचेगा बेटा जी 8/27 रेशियो 1/2। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को पूरा 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कॉमन रेशियो आएगा 8/27/54। तो ये आपके पास कॉमन या सिंपल रेशियो आ जाएगा इन सभी के अंदर, और आप लोगों को यही करना है। अगर आप लोगों ने कर लिया तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। आगे देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है, डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता रहा था पहले, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा था। देखो जरा क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस लॉ। यानी वो टेम्परेचर जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे, कौन सी डेफिनेशन लिखवाई थी, किसके लिए लिखवाई थी, बॉयल्स टेम्परेचर के लिए। तो बाहुबली को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है कंसिडर द वांडर वॉल कांस्टेंट ए एंड बी, द फॉलोइंग गैसेस, ए और बी की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, विच गैस इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग जानते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 8a/27 आप लोग कैसे करोगे मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि 8 और 27 और r ये वैल्यू तो ओवरऑल कांस्टेंट ही होती है, ध्यान से देखो, हाँ या ना, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो जरा देखिए, क्या क्रिटिकल कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a/b के रेशियो के बराबर। ध्यान रखना है, a/b का रेशियो जितना ज्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आर्गन के लिए, नियोन के लिए, क्रिप्टन के लिए, जिनन के लिए ए की वैल्यू भी दे रखी है और बी की वैल्यू भी दे रखी है, ए की वैल्यू भी दे रखी है, बी की वैल्यू भी दे रखी है, ए की वैल्यू भी दे रखी है, बी की भी दे रखी है, ए की भी दे रखी है, बी की दे रखी है। खुद सोचिए कहां पर a/b रेशियो ज्यादा है, कैलकुलेट कर लेना और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा जी, इसका नाम हो जाएगा बाहुबली। ठीक है जी, बाहुबली, बाहुबली। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। महासेना, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि यहां पर हम जानते हैं द वैल्यू ऑफ वांडर वाल कांस्टेंट ए फॉर द गैसेस O2, N2, अमोनिया, CH4, फलाना ढिमकाना एंड सो ऑन, और कहा गया है द गैस विच कैन मोस्ट इजिली बी लिक्विफाई। याद करिए, जब आपको किसी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू दे रखी हो, वांडर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू दे रखी हो, तो मैंने आपको बताया था वी नो दैट कि भाई ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, आप कहोगे ए रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिन गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उन गैस को लिक्विफाई करना उतना आसान होगा। ध्यान रखिएगा ये बात, आप खुद सोचिए, ए की वैल्यू दे रखी है, जिस भी गैस के लिए मैक्सिमम होगी उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा, और इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा
महासेना तुम लोगों के नाम के ऊपर है, मुझे आंसर चाहिए करेक्ट, हिंट नहीं दूंगा, करेक्ट आंसर चाहिए मुझे इसका। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे देखिए। ओहो, ये सारे क्वेश्चन करवाने से पहले, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, वो अलग बात है, मैंने ईयर नहीं लिखे, आप चेक कर लेना चाहे, भरोसा रखना है ना। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आते हैं, जितना पढ़ाया है। इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा देवसेना। ठीक है, देवसेना। टीबी, टीसी, टीआई में क्या पढ़ाया मैंने, मुझे भी नहीं याद है, तुम्हें खुद बताना है क्या पढ़ाया है, और मुझे करेक्ट आंसर चाहिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर क्रिटिकल कंडीशन द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ गैस, कैलकुलेट करवाया था, कैलकुलेट करवाया था, याद होगा तुम लोगों को यार। इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा कटप्पा। बहुत खुश हुआ, तो मुझे कटप्पा का आंसर भी कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, हमारे ऑपरेटर ना भूल गए होंगे कि कौन से ईयर में आया था, पर ये आईआईटी जेई मेंस का है, एडवांस का नहीं है, मेंस का है। जरा क्या कह रहा है ये, द वंडर वॉल कांस्टेंट फॉर द गैस RSTR बिलो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसिंग द इजीली लिक्विफिकेबल गैस एट द वन डिफिकल्ट टू लिक्विफाई फर्स्ट। देखो, आपको पहले वो रखनी है जो जिसको डिफिकल्टी होती है, फिर उसके बाद जिसको आप आसानी से कर लोगे, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के हिसाब से देखना है। आप लोग ये जानते हो कि लिक्विफिकेशन जो होता है, लिक्विफिकेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अट्रैक्शन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बी यानी रिपल्शन के। तो आप लोगों को ए और बी की वैल्यू दे रखी है, आपको ए और बी का रेशियो निकालना है। जहां पर ए और बी की वैल्यू का रेशियो ज्यादा होगा, समझ जाना लिक्विफिकेशन उतना ही आसान होगा, लिक्विफिकेशन उतना ही आसान होगा, क्योंकि मुझे पता है जब गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो लिक्विफिकेशन आसान है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। लेकिन अगर रिपल्शन हुआ तो इनवर्सली। तो यहां भी आप ए बाय बी का रेशियो निकालोगे, जिसमें मैक्सिमम होगा, उस गैस को लिक्विफाई करना आसान है। ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा भल्लाल देव। भल्लाल देव इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा। मुझे करेक्ट आंसर चाहिए बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, और अब हम बात करेंगे वीक फोर्सेस के बारे में। वीक फोर्सेस के बारे में मैं बात करता हूं। आई होप मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को वीक फोर्सेस के बारे में पुनीत सर ने भी पढ़ाया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन मैं भी इसको पढ़ाऊंगा। जरा देखिए, हमारे नेचर में बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे पहला होगा, अगर मेरे पास दो आयन है, फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, केमिस्ट्री के अंदर आप देखते होंगे Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस, यहां पर हमारे पास दो आयन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ध्यान रखना है, अगर कोई आप लोगों को कहे फर्स्ट ऑप्शन में कि आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन, तो ये जो फोर्स होता है बेटा जी, ये बेसिकली एक तरह से आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और एक और बात ध्यान रखनी है, ये जो फोर्स है ये वीक फोर्स भी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, यानी ये कभी भी आपके पास वीक फोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, पॉइंट एक हो गया। दूसरी बात, जब कभी भी दो पार्टिकल के बीच में किसी एक पार्टिकल में अगर आयन शब्द आ गया, क्या बोला मैंने? आयन शब्द आ गया, तो वो कभी भी वांडर वाल फोर्स नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसके बारे में, जब मैं पहले वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको, आयन आयन इंटरेक्शन यानी आयनिक बॉन्ड, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। और एक बात और जानेंगे, नोट पॉइंट इसके बारे में, दिस इज नॉट ए वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल
फोर्स, दिस इज नॉट ए वंडर वॉल फोर्स। इसकी इतनी अगर इंफॉर्मेशन आपने याद रखी तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाने वाला। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे। दूसरा जो मैं फोर्स आपको पढ़ाऊंगा वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स कैसा होगा मैं आपको फील करवाऊंगा पूरा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन ये आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं आयन डाइपोल इंटरेक्शन में जब कभी भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एक बात याद आएगी, समझ में आएगी कि आयन का मतलब होता है आयन, डाइपोल का मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, उसको आप आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिएगा कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या होगा बेटा, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड ऐसे 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 लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है और वो लिक्विड कोई और नहीं वाटर है। तो मान लीजिएगा कि इसके अंदर जो लिक्विड है वो कोई और नहीं है, वाटर है। और हम लोग ये बात जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, एंगुलर शेप या वी शेप। और हम लोग ये भी जानते हैं मेरे शेरों कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही यहां पर हम कहेंगे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये भी ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं हम ये बात जानेंगे और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो आप देखोगे ओवरऑल ऑक्सीजन का जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जो है वो नेग्लिजिबल तो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट इसका है। और यदि इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है तो हम लिखेंगे डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास कि सर जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ मतलब कुछ ना कुछ होता है उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, यानी वाटर के अंदर क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। वो कौन कौन से होंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा। यानी वाटर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव पोल दोनों टाइप के हैं। अब जरा देखिए, जैसे ही मैं इसके अंदर देश का शुद्ध नमक टाटा सॉल्ट डालूंगा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, मान लीजिएगा इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे होंगे तो आप लोग ये भी जानते होंगे मेरे बच्चों कि यहां पर सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। और सोडियम आयन को वाटर के जो दूसरे पार्टिकल हैं, वाटर के जो पार्टिकल हैं अपोजिट चार्ज वाले पोल इसको घेर लेंगे, ठीक है। और बेटा जो क्लोरीन होगा उसको वाटर के पॉजिटिव वाले पोल चारों तरफ से घेर लेंगे। अब जरा देखो, यहां पर हमने एक चीज देखी कि ये वाला आपके पास जो आयन है ये तो बेटा जी क्लियरली आयन है, लेकिन ये जो डाइपोल है क्या ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में की वजह से आया है? तो आप कहोगे सर ये पोलर मॉलिक्यूल की वजह से ही है। और जरा समझिएगा, इसके पॉजिटिव और इनके नेगेटिव के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिख रहा होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है हमारे पास आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आई बात? दूसरी चीज एक और बात ध्यान रखनी है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है इसमें भी आयन शब्द आया है। क्या है? आयन शब्द आया है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ वन डर वाल फोर्स। तो नोट पॉइंट एक बात ध्यान रख लेंगे, दिस इज नॉट ए वन डर वाल फोर्स। और यदि आप लोगों से कोई ये पूछे कि ये जो इंटरेक्शन लग रहा है इसमें कोई केमिकल चेंज आ रहा है या फिजिकल अट्रैक्शन ऐसे ही है, तो आप कहोगे सिर्फ ये फिजिकल अट्रैक्शन है, तो हम लिखेंगे दिस इज ओनली अ फिजिकल अट्रैक्शन। फिजिकल इंटरेक्शन कह लीजिएगा या अट्रैक्शन कह लीजिए। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है आयन डाइपोल इंटरेक्शन के केस में। फील मैंने आपको करवाया है। आगे देखिए भाई, अब यदि मैं बात करता हूं तीसरे टाइप के फोर्स के बारे में,
तीसरे टाइप के फोर्स के बारे में, जिसको मैंने कहा है आयन। क्या बोला है जी? आयन। और क्या बोलूंगा? आप कहोगे आयन इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब समझिएगा क्या होगा बेटा जी। आयन का मतलब तो आयन ही है, आयन का मतलब तो आयन ही है, और इंड्यूस डायपोल का मतलब क्या होगा कि ऐसा मॉलिक्यूल जो पहले पोलर नहीं था, उसको आयन ने इंडक्शन करा, उसके अंदर इंडक्शन डाला और उसको पोलर बना दिया, और तब जो फोर्स लगा होगा तब उसको हम कहेंगे आयन इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। यानी इंड्यूस डायपोल का मतलब होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बताता हूं कैसे, आप समझिएगा। मान लीजिएगा कि मेरे पास ऐसे एक कंपाउंड है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें कोई पोल ही नहीं है, जिसमें कोई पोल ही नहीं है। तो आपको कैसा दिखेगा? वो कुछ आपको ऐसे दिखेगा, और आप जानेंगे कि उस पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियस होगा, और बाहर क्या हो जाएंगे बेटा जी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे घूम रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे घूम रही होगी। और माना मेरे पास जो आयन है, आयन वो बहुत दूर है, वो कोई भी आयन मान लीजिएगा, चाहे आप Na+ ही मान लीजिए, बहुत दूर है। अभी इस Na+ को उसका पता नहीं, और इसको जो है उसका पता नहीं। लेकिन सपोज करो अगर मैं इन दोनों को पास पास लाऊं, तो क्या इस पोलर चीज की, जो नॉन पोलर, सॉरी, जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब मैं पास लाऊंगा, तो क्या इस पॉजिटिव को देखकर इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इसकी तरफ पोलराइज हो जाएगी, पास आने की कोशिश करेगी? तो एक कंडीशन पता है कैसी बनेगी? एक कंडीशन ऐसी बनेगी, ध्यान रखना, कि भाई देखिएगा, मान लीजिएगा अगर इस आयन को आप बिल्कुल पास लेकर आते हो, पास में ले आए आप इसके, ठीक है, तो मुझे बताइए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक जगह पर इसका न्यूक्लियस होगा, राइट, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब उस पॉजिटिव चार्ज को प्यार करे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? एक ही तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? एक ही साइड शिफ्ट हो जाएगी। और आप समझोगे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक साइड शिफ्ट हो गई, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिधर खत्म हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े उधर चले गए सारे। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, यह मॉलिक्यूल पहले क्या था? नॉन पोलर। इस आयन ने जबरदस्ती इंड्यूस करके क्या बना दिया इसको? पोलर। तो जब इनके बीच में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओगे, तब इसको क्या बोलेंगे? आयन इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। समझ में आई बात? एक और बात ध्यान रखना है, क्या इसके अंदर आयन शब्द आया है? आप कहोगे सर बिल्कुल इसके अंदर आयन शब्द आया है। इसका मतलब क्या होगा कि यह भी वान डर वाल फोर्स की कैटेगरी में नहीं होता। यह मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आप लोग देखना, कई बार 4 ऑप्शन देकर रखते हैं, और 4 ऑप्शन देने के बाद वो पूछेगा इनमें से कौन सा वान डर वाल फोर्स है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा वान डर वाल फोर्स नहीं है। ठीक है जी, तो जरा देखो हम क्या लिखेंगे। दिस इंटरेक्शन इज नॉट ए वान डर वाल इंटरेक्शन या वान डर वाल फोर्स। ठीक है जी, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ध्यान रखोगे तभी तो सब कुछ सोल्व करोगे, तभी तो हर एक क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा जी आपका। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर कहीं पर लिखा आए ऐसे 4 शब्द है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो आप ये बात समझ जाना 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर समझ जाना। डाइपोल किस में होता है? डाइपोल किस में होता है बोलो? आप कहोगे सर डाइपोल का मतलब है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल
और इस वाले डाइपोल का मतलब भी क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसा इंटरेक्शन, ऐसा फोर्स जो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि वो पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे, जरा देखना बेटा। सपोज करिएगा ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो पहले से ही क्या थे, पोलर थे। यानी हम ये मान लेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही एक साइड ज्यादा थी, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पर न्यूक्लियस होगा तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आपके पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होगी इधर, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव एंड्स और पॉजिटिव एंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन आपको चाहिए केमिस्ट्री के अंदर एग्जांपल, कोई बात नहीं है, आप खुद सोचिएगा। HCl, HCl, और यहां पर भी क्या होगा बेटा जी, HCl। हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो क्या यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन की तरफ थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे। और सेम यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। आगे देखिए, इनके बीच में लगने वाला जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऐसे कोई और पार्टिकल आएगा तो आगे भी लगेगा, ऐसे इधर भी लगेगा, तो ये जो फोर्स होंगे ये आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दोनों टाइप के मॉलिक्यूल पोलर थे। एक और दूसरी बात समझिएगा, यहां पर कहीं पर भी आयन शब्द का प्रयोग नहीं आया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे शेरों, कि अगर मैं लिखूंगा तो हम लिखेंगे दिस इज अ वांडर वॉल इंटरेक्शन। वांडर वॉल इंटरेक्शन, ध्यान रखनी है बात, वांडर वॉल इंटरेक्शन, कि ये वांडर वॉल फोर्स की कैटेगरी में आता है, वांडर वॉल फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो नोट कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है। ओहो, ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं आप लोगों को कहूंगा, समझिएगा, मैं आप लोगों को कहूंगा कौन से नंबर का था ये बेटा, ये आई होप 4 नंबर का था, 5वां नंबर पढ़ेंगे हम। 5वां नंबर क्या है जरा देखिए। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक होगा डाइपोल मॉलिक्यूल, यानी डाइपोल, और एक होगा इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या होगा जी, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब ही समझ जाएगा, आपको नाम से ही पता लग जाएगा सर कि डाइपोल का मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल, और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है वाटर, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है बेंजीन C6H6 या हेक्सेन। इनके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इसको कहोगे आप डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। होगा क्या जरा समझिएगा। आप लोग ये बात तो समझ सकते हो कि जो मॉलिक्यूल पहले डाइपोल होगा वो तो एज इट इज डाइपोल होगा, लेकिन जो इंड्यूस्ड डाइपोल है वो पहले नॉन पोलर था। तो मैं इसको कैसे मान के चलूंगा जरा देखिए। सपोज करिएगा कि एक मॉलिक्यूल है, ये पहले कैसा है, पोलर, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल जो है, और एक मिनट रुकिएगा भाई, हाँ, एक मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, पोलर है, ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास ऐसे है, नॉन पोलर, ठीक है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं आई है। तो जरा देखो, इसमें क्या मैंने मान लिया कि मान लीजिए सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एक ही साइड होगी, फॉर एग्जांपल HCl, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसे ही होगा, रिप्रेजेंट कर रहा हूं HCl को, ठीक है। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो आप ये मान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो चारों तरफ फैली होगी, बिल्कुल इक्वल। नेट आपके पास 0 चार्ज होगा, मतलब ज्यादा पोलैरिटी होगी इसकी, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। लेकिन जब ये इसके करीब आएगा, तो आप समझ सकते हो कि इसका जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, और जब ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चली जाएगी, दूसरी साइड, है ना। ये कहां चली जाएगी जी, दूसरी साइड। तो आप देखोगे अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी साइड चले गई तो इसके अंदर भी एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा, और वो कैसा होगा,
आप कहोगे अगर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड चली गई तो इधर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर क्या हो गया खाली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यदि मैं इस मॉलिक्यूल HCl को यहां पर ले आता हूं, इसके करीब लेके आता हूं, इसके करीब लेके आता हूं, तो आप समझ जाएंगे बेटा जी कि जब मैं इसको करीब लाऊंगा तो HCl में तो ऑलरेडी क्या था, यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। और इस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में लगने वाले इस फोर्स को मैं कहूंगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और आप ये भी देख सकते हैं यहां पर, आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पर कहीं पर भी आयन शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया है। अगर मैंने यहां पर आयन शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि दिस नोट पॉइंट कि दिस इज अ वान डर वाल फोर्स, दिस इज ए वान डर वाल फोर्स। ठीक है, दिस इज ए वान डर वाल फोर्स, ये नोट कर लीजिएगा बेटा जी, दिस इज ए वान डर वाल फोर्स। क्लियर हो गई बात। अब जरा देखो बेटा, जब आप फिफ्थ टाइप का फोर्स समझ जाओगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस बार हमें छठे नंबर में जाना पड़ेगा और हमने माइंड में सोचेंगे कि सर अगर दोनों पार्टिकल ऐसे हुए जिनमें दोनों ही नॉन पोलर हुए तो क्या होगा। तो जरा देखिए मेरे बच्चों, होगा क्या कि अब हम पढ़ेंगे एक अलग केस जिसका नाम होगा लंदन फोर्स। क्या होगा, लंदन फोर्स, या इसका नाम होता है डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है मैं आपको फील दूंगा इसकी। लंदन फोर्स बेसिकली दो ऐसे पार्टिकल के बीच में लगेगा जो दोनों के दोनों कैसे होंगे, नॉन पोलर। ठीक है, और दूसरा भी क्या होगा बेटा जी, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर नॉन पोलर। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जैसे उदाहरण के लिए एक पार्टिकल है जो कि इस टाइप का था, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल है, और ये पार्टिकल जो है दूर दूर है, ये भी सिमेट्रिकल है। आप ये बात तो समझते होंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बिल्कुल इसके सरकमफेरेंस पर बिल्कुल इक्वली घूम रही होगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। आगे आप देखोगे कि यहां पर टिंग 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 इसकी भी बेटा जी सेम टू सेम होगी और इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 के बराबर यार। जब समझिएगा अगर मैं इन दोनों पार्टिकल को, इसको इधर से और उसको उधर को पास पास से लाऊं तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल हो सकती है, हाँ या ना। और यदि ये रिपेल हो गई तो पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल ऐसे आएगा तो क्या होगा, ये उसकी तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एकदम धौंस दिखाएगा, यानी ऐसे, ये ऐसे दिखाएगा कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक साइड कर लिया, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। और जब ये इसके पास आएगा पास आएगा पास आएगा तो आप समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करके उधर धक्का मार देगी। और यहां पर क्या होगा बेटा जी, ये जो मॉलिक्यूल था जो पहले नॉन पोलर था, अब कहीं ना कहीं इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड चली गई है और ये कहीं ना कहीं एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगा है। लेकिन यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो डेवलप हो ही चुके हैं ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो डेवलप हो ही चुके हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि यहां पर भी आयन शब्द का प्रयोग नहीं आया है, यहां पर भी आयन शब्द का प्रयोग नहीं आया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस इज ऑल्सो ए वान डर वाल फोर्स, दिस इज ऑल्सो ए वान डर वाल फोर्स। ठीक है जी, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब जरा देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ये खत्म करेंगे इसके बाद समझना क्या करना है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी मैंने ये आपको सारे फोर्स बताए हैं इनमें मैं एक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखवाऊंगा जो कि आपको याद करना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। और जिसको ये याद रहेगा
उससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेगा, चाहे वो किसी भी मॉड्यूल से कर रहा हो और किसी भी बुक से कर रहा हो। ठीक है, क्या है जरा देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आयन के बीच में लगने वाला फोर्स सबसे ज्यादा होगा, फिर आयन और डाइपोल के बीच में लगने वाला फोर्स सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग जानते होंगे कि सर ने केमिकल बॉन्डिंग में करवाई होगी, इसीलिए मैं यहां पर नहीं करवा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप वहां से पढ़ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बाद आपके पास आएगा डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और लास्ट में आएगा लंदन फोर्स, या इनको हम डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो भाई ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा। अगर आप लोग इनको याद कर लोगे, समझ जाओगे, तो मैं ये गारंटी देता हूं, अभी तक तो मैंने देखो जो भी पढ़ाया है तो कोशिश करी है कि आप लोगों के PYQ बने, आप जहां से भी क्वेश्चन कर रहे हो सारे क्वेश्चन बने, पूरा इनपुट डालने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है कि जब आपके आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं देखता भी हूं, तो वहां पर आपके आंसर करेक्ट आते हैं। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कुछ टाइम से कुछ बच्चे अब सीरियस कम है, जैसे पहले होते थे अब उतने नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो IIT 2020 में आया है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयनिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। आप लोगों को जो मैंने लिखवाया है उसी के बेसिस पर 2020 में IIT का एक क्वेश्चन आया। क्या आया होगा देखिए भाई, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि बाहुबली 1 में एक हीरोइन थी अवंतिका, और इस क्वेश्चन का नाम भी है अवंतिका। कर लेना और करेक्ट आंसर मुझे बता देना, क्योंकि सब मैंने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है डिटेल में। ठीक है, हाँ, बहुत सारे बच्चे ये विवाद कर सकते हैं कि सर आपने लिक्विड सॉल्यूशन नहीं पढ़ाया। तो ध्यान रखना है, लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है वो कंप्लीटली आप लोग या तो फिजिक्स में पढ़ेंगे या 12th क्लास में लिक्विड सॉल्यूशन करके एक पूरा चैप्टर है वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम गैसेस स्टेट पढ़ेंगे, और गैसेस स्टेट क्योंकि आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। और आप लोगों को पढ़ाकर ये चैप्टर बहुत मजा आया, आप लोग पढ़ेंगे भी अच्छा ही। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।